आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, लास्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल जो ये यूनिट है ये 6 मार्क्स की है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये दोनों मिला के, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों 3-3 नंबर के हों। ये हो सकता है कि कभी बीओपी 4 मार्क्स में आ जाए, कभी फॉरेन एक्सचेंज 4 मार्क्स में आ जाए, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि 6 नंबर का आएगा, और इसमें से 6 नंबर का एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि 6 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट बजट में से आता है। गवर्नमेंट बजट भी 6 नंबर का है, उसमें से पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें से आपके एमसीक्यूज आते हैं और एक 3 नंबर का आ जाता है, ठीक है, और 3 एमसीक्यूज आते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि वो जो 3 नंबर का है वो भी कई बार ऐसे हो जाता है कि 2+1 आ जाता है। तो यानी कि बहुत बड़े बड़े आंसर्स इस चैप्टर में से कभी भी नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आएंगे और एमसीक्यूज ज्यादा आएंगे। एमसीक्यूज के लिए जो आप लोगों को अभी बहुत बच्चों के जब एग्जाम्स हुए हैं तो आप लोगों के जो एमसीक्यूज में गड़बड़ हो जाती है, उसका कारण यह है कि कई बार हम क्वेश्चन को इनकम्प्लीट पढ़ लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, कि हमें ऐसा लगता है कि अरे जैसे आधा पढ़ा इसका हम आंसर तुम्हें पता है, जबकि एक वर्ड से क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है। तो एक तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे और ऑप्शंस भी पूरी पढ़ोगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते कॉन्फिडेंस के साथ मार्क नहीं कर देनी। सेकंड जो टेक्निक है वो ये रहती है कि अगर आपको सही आंसर नहीं पता तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो। मतलब ये तो पक्का नहीं है, ये तो पक्का नहीं है, केबीसी में होता है ना डिलीट करते हैं, तो वो डिलीशन मेथड यूज कर लो कि हाँ ये तो पक्का नहीं ही है। तो अगर तुमने 4 ऑप्शन में से 2 हटा भी दी, केबीसी की जैसे 2 बची, तो अब उस पे तुम्हें खेलना आसान हो जाता है। तो वो टेक्निक यूज करो, ठीक है, अगर कोई एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं आता तो। लेकिन जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं वो क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ने से ही होती है। नॉर्मली तुम लोग भी जज करोगे बाद में अपने पेपर्स को देखते हुए, तुम्हें लगेगा देखकर कि हाँ ये इसीलिए हुई है क्योंकि हमने ऊपर की लाइन तो मिस ही कर दी थी। मोस्ट ऑफ द टाइम यही मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक है ये, ठीक है। बीओपी में खास तौर से ध्यान रखना है, ये जितने छोटे हैं इनमें से क्वेश्चंस उतने ही ज्यादा बनते हैं। मतलब तुम्हारे इससे पहले के जितने चैप्टर हैं उनमें इतने एमसीक्यूज नहीं है जितने इन छोटे छोटे से 2 चैप्टर में एमसीक्यूज बन जाते हैं। इतनी वैरायटी बन जाती है, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अब हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शो कर रहे हैं विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो हम क्या कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है। फिर क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉर अ फिस्कल ईयर है, पूरे 1 साल की स्टेटमेंट है। अब अगर वो स्टेटमेंट है तो रिटर्न भी है, वेरी ऑब्वियस, स्टेटमेंट है तो रिटर्न तो होगी होगी। क्या बता रही है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा 3 आइटम्स पे बनता है। एक होती है गुड्स, एक होती है सर्विसेज, और एक होती है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। गुड्स मतलब जो हमारे लिए टेंजिबल है, गुड्स का मतलब हो गया जो टेंजिबल है, मर्चेंडाइज। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। गुड्स को हम ये भी कह सकते हैं विजिबल आइटम्स, जो विजिबल हैं, जबकि सर्विसेज हमारी इनविजिबल हैं।
इंटेंजिबल हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, ये नाम सुना है ना पहले, वन साइडेड ट्रांसफर्स। यानी कि वन साइडेड ट्रांसफर्स का मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट विच नो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ट्रांसफर इनकम कह सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कह सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये दोनों आइटम को हम एक ग्रुप लेके चलते हैं, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को हम एक ग्रुप लेके चलते हैं, टेंजिबल को हम एक ग्रुप लेके चलते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। विजिबल आइटम्स का कैसे हो सकता है, फेवरेबल अनफेवरेबल, जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे इंपोर्ट से, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव होगा, नेट एक्सपोर्ट्स कह सकते हैं ना हम। और अनफेवरेबल, इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, यानी कि जब नेट एक्सपोर्ट्स हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरा इसका जो फीचर है वो क्या कहता है, बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है, कॉमर्स के बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम तो कॉमर्स के बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, उनके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना भी बहुत आसान है। जो एक कंपनी की बैलेंस शीट होती है, एक फर्म की बैलेंस शीट होती है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है दैट इज द बैलेंस शीट ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये हमारे लिए एक तरह से इकोनॉमिक हेल्थ को शो करने वाला मिरर है। ये वो मिरर है जो किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ बताता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ये बेस्ड है डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स पे, और इसीलिए ये हमेशा ऑलवेज बैलेंस, ये हमेशा ही बैलेंस होता है बिकॉज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम। क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपकी जितना इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो होगा, और अगर वो कुछ कम ज्यादा होगा भी तो उसके लिए एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे होती हैं वो एडजस्टमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड होता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है मे और मे नॉट बैलेंस, जरूरी नहीं है कि ये बैलेंस हो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर हमारा ये पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो इसमें से एक पूरा ये पोर्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा इनविजिबल आइटम्स का और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का है। समझ में आई? बीओपी जो होता है वो सिर्फ डबल एंट्री अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस होता है, इकोनॉमिक सेंस में बैलेंस, इकोनॉमिक सेंस में वो बैलेंस हो जाता है, हमारे ऑफिशियल रिजर्व से कर देते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें बैलेंस हो जाएगा। और ये पूरी तरह बेस्ड ही हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर है। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम तो होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो मॉनेटरी होती हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को तो हम यहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे। हम यहाँ पे कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इस कंट्री की हेल्थ बहुत अच्छी है, इस कंट्री का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। हम तो ये कर रहे हैं कि कितना लिटरेसी रेट है, कितने बच्चे प्राइमरी एजुकेशन कितना है, सेकेंडरी एजुकेशन कितना है, टेक्निकल एजुकेशन कितना है। हम तो ये थोड़ा देख रहे हैं कि उनको नॉलेज का स्टैंडर्ड क्या है। हम ये देख रहे हैं कि कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने वैक्सीनेशन हैं। हमने ये कब देखा कि कितना हेल्थ है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हम यहाँ भी इग्नोर कर रहे हैं, नहीं कंसिडर कर रहे ना। तो इस तरह से है, समझ में आया? तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक इंट्रोडक्शन है, ये लिख लो। उसके बाद हम लोग एक एक कॉम्पोनेंट को करते हैं।
अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बात करते हैं तो हमने कहा एक चीज तो ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 तरह की कैटेगरीज में आता है। एक होता है गुड्स, एक है सर्विसेज, एक है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड सर्विसेज को हम एक यूनिट लेके चलते हैं। फिर दूसरी बात आती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, एक ये कहानी हो गई। तो अलग अलग तरह से ग्रुप बने हैं। एक गुड सर्विसेज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का ग्रुप बन गया, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ग्रुप बन गया। ठीक है, अब जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है कैपिटल एंड करंट। ये दो हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है कैपिटल अकाउंट, एक है करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का अब ये वाला पढ़ लो ना। अब आपको ये नहीं पढ़ना, अब आपको पुराना लिखना है। जब पुराना करा रही थी तब आपको खाली बैठना था। अब ऐसा करो, तुम लिखते चले जाओ, 5 बार अभी लिख लो बैठ के। मैं तो पढ़ाती रहूंगी, क्या फर्क पड़ता है। दोबारा कह देंगे मैम चैप्टर दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मैम तो कर ही देंगी, मैम तो है ही बहुत अच्छी, तो मैम तो कर ही देंगी। जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जितनी भी नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस विच इम्पैक्ट। अब ये आंसर हम यहां लिखते हैं, बच्चे इस आंसर को गवर्नमेंट बजट में लिख देते हैं। जैसे ही उसमें कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है, ये यहां लिखा जाता है विच इम्पैक्ट ऑन assets and liabilities of an economy। ठीक है, ये इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट में ऐसे कौन सी आइटम्स आती हैं। जैसे कि इसमें हमने कहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉरेनर्स ने यहाँ की हैं या हमने किसी दूसरी कंट्री में की हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है ना, बोरोइंग्स हम इसमें ले लेते हैं। अगर हमने बोरो किया है तो हमारी कंट्री ने, अगर हमारी कंट्री ने बाहर किया दिया है किसी को, तो लोन्स एंड एडवांसेस हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे असेट्स एंड लायबिलिटीज पर इंपैक्ट आ रहा है। फाइन, यानी कि नॉन रिकरिंग है। जबकि करंट अकाउंट में नॉर्मल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। जितना भी रिकरिंग नेचर के हैं, रेगुलर, जो भी रिकरिंग या रेगुलर नेचर का है हम वो यहां ले रहे हैं। ठीक है ना, तो करंट और कैपिटल में डिफरेंस क्लियर हुआ कि क्या होता है। अब इसके बाद हम जब कैपिटल की बात करते हैं तो हमारे पास एक है बैंकिंग कैपिटल, एक है प्राइवेट कैपिटल। यूनिलेटरल हम सर्विसेज में, हाँ यही ले लेते हैं, सर्विसेज में। यूनिलेटरल को अलग से कहीं नहीं कुछ करने की जरूरत है। एक है पब्लिक कैपिटल। ये 3 तरह की कैपिटल है। तो बैंकिंग कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल, पब्लिक कैपिटल, इनके नाम से क्या पता चल रहा है कि क्या हो सकते हैं ये। बैंकिंग कैपिटल है जो बिटवीन कमर्शियल बैंक्स, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, बिटवीन कमर्शियल बैंक्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, जो आपस में बैंक्स ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो बैंकिंग कैपिटल है। प्राइवेट कैपिटल जो फर्म्स कर रही हैं, जितने भी फर्म्स हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज,
पब्लिक गवर्नमेंट, जो बिटवीन गवर्नमेंट हो रही है। ठीक है, इन तीन के अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एक आती है ऑफिशियल रिजर्व्स। ऑफिशियल रिजर्व्स का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शंस सेंट्रल बैंक कर रहा है, बट सेंट्रल बैंक के ट्रांजैक्शंस को हम जरूरी नहीं है कि कैपिटल में लें। ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं वो हमेशा जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है उनको सेटल करने में यूज होती हैं। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी ऐसा डिसइक्विलिब्रियम अराइज हो रहा है कि उसकी एक साइड ज्यादा है दूसरी साइड कम है, वो हमारे लिए उसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए हमारे सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करते हैं और उस इंटरफेरेंस को हम ऑफिशियल रिजर्व्स कहते हैं। समझ में आई बात? तो मेनली अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो हमारे पास बैंकिंग कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल एंड पब्लिक कैपिटल, ये तीन इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो एमसीक्यूज में बच्चे करते हैं कि सेंट्रल बैंक ने मान लो कुछ भी तरह का इंट्रोडक्शन दिया, कोई भी सेल, परचेज या एनी ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल बैंक का इंटरफेरेंस है वो बैंकिंग कैपिटल का पार्ट होगी और बच्चे उसको बैंकिंग क्योंकि सेंट्रल बैंक है तो होगी और टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये चीजें समझ में आई, ये कंपोनेंट क्लियर हुए? तो अब ये कंपोनेंट लिख लो, फिर हम सबको क्लब करके करते हैं। कमर्शियल बैंक कैसे होता है, तो क्या मतलब इसमें केसेस भी तो होते हैं कि किस केस में ऐसे अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस वो लोग कौन? सेंट्रल बैंक? तीनों में हाँ, जो हमने लिखे हैं उसमें अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस वो लोग किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। वो मान लो एक बैंक ने दूसरे बैंक में को लोन दिया, वहां से लोन लिया, फॉर्म्स एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वेंचर कैपिटल में लगा रहे हैं, मैंने कहीं बाहर कोई प्रॉपर्टी परचेज की वो भी प्राइवेट में आ गया, सब कुछ। और जो सेंट्रल बैंक वाले वो तो फिर अलग ही बात हो गई ना, वो तो कहानी अलग हो जाती है। देखो छोटे छोटे पार्ट्स में ही है ये चैप्टर, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। अब हमने ये तो सब पढ़ लिया कि हमारा इनफ्लो, आउटफ्लो, गुड्स, सर्विसेज, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इन सब के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट कैसे डायग्नोज करेंगे, इस पे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं कि ये किस तरफ शो होगी। मतलब डेबिट करंट कैपिटल, क्रेडिट करंट कैपिटल। तो यूजेस जहां पर भी हमारा यूज ऑफ फॉरेन करेंसी, जहां पे भी फॉरेन करेंसी यूज हो रही है वो हमारे लिए डेबिट हो गया। ठीक है, और जहां पे भी सोर्सेस ऑफ फॉरेन करेंसी है वहां पे क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब इनको हम क्लब कर दें अगर कि इंडिया ने अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो कहाँ आएगा, कैपिटल या करंट? कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका, तो ये तुमने कहा कैपिटल, और कौन सी साइड होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्यों होगा डेबिट? यूज हो रहा है। यूज हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे कि कहाँ आएगा, वो चारों कॉम्बिनेशन से बना के दे दिए, अब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहली चीज क्या देखनी है कि वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है। यहाँ पे कौन सा इनफ्लो है और कौन सा आउटफ्लो है? डेबिट आउटफ्लो क्यों है? यूज हो रहा है पैसा। क्योंकि वो यूज हो रहा है, और ये इनफ्लो है क्योंकि ये सोर्स है। तो पहला काम क्या करोगे, जब भी कोई ट्रांजैक्शन दी होगी तो सबसे पहले ये देखोगे कि वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है। फिर सेकंड चीज ये देखोगे वो कैपिटल है या करंट है।
कैसे देखेंगे? अगर वो ट्रांजैक्शन असेट्स या लायबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट डाल रही है तो वो कैपिटल है, और वो नहीं डाल रही तो वो करंट है। ठीक है, इसके बाद एक हमारी होती हैं अबव द लाइन आइटम्स, एक होती हैं बिलो द लाइन आइटम्स। अबव द लाइन आइटम्स एंड बिलो द लाइन आइटम्स। अबव द लाइन आइटम्स पूरी तरह से प्रॉफिट मोटिव के लिए होती हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस, ये लाइन जो है और उसके लिए ये आपका जब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, ये मैंने समझाने के लिए बनाई है आपको कि अबव द लाइन आइटम्स प्रॉफिट मोटिव के लिए हैं, वो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम है या नहीं है। इक्विलिब्रियम पे यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी डेफिसिट या सरप्लस आता है वो हमेशा करंट आइटम की वजह से आता है, कैपिटल की वजह से नहीं आता। क्यों? क्योंकि कैपिटल में तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमने पैसे लगाए और हमें उतना मिला, या हमने बोरोइंग्स की तो हमें पैसे मिले, हमने लोन्स दिए, तो वो बहुत ही क्लियर है। जो भी डिफरेंस आ रहा है यानी कि सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है, वो सरप्लस या डेफिसिट करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन की वजह से आ रहा है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी का रेट होता है वो फ्लेक्सिबली चेंज होता रहता है और उसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस आते हैं। तो ये जो आइटम्स हैं दैट causes to disequilibrium इन VOP, इसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम अराइज होता है और इस डिसइक्विलिब्रियम को एडजस्ट करती हैं बिलो द लाइन आइटम्स, जिन्हें हम कहते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, जो हमने बात की थी ऑफिशियल रिजर्व्स में। जो हम ऑफिशियल रिजर्व्स की बात कर रहे थे वो यही थी, बिलो द लाइन आइटम्स। ये हमारी ऑफिशियल रिजर्व्स हैं। क्या होता है, अगर हमारा BOP सरप्लस में है या BOP डेफिसिट में अगर आ जाता है, तो ये आइटम्स वो आइटम्स हैं जो कि उस BOP को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब सरप्लस के केस में जो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, जबकि यहां पर ऑफिशियल रिजर्व्स डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स पे इम्पैक्ट आता है। और ऑफिशियल रिजर्व्स को कौन हैंडल करता है? हु इज द ओनर ऑफ दीज ऑफिशियल रिजर्व्स? सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी। हर कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है, दैट सेंट्रल बैंक इज द ओनर, कस्टडियन, ओनर नहीं कहेंगे, ओनर इज द रॉन्ग टर्म, कस्टडियन। ठीक है ना, कस्टडियन ऑफ ऑल ऑफिशियल रिजर्व्स। और वो BOP में जब भी डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए अपना यहाँ पे कर देता है। ठीक है, अब कहानी ये आती है कि आखिर डिसइक्विलिब्रियम अराइज होता ही क्यों है? व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर दिस डिसइक्विलिब्रियम? तो ये नोट कर लो, फिर उसकी टेबल बनवाती हूँ। अब नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। पहली बात तो ये समझनी जरूरी है कि डिसइक्विलिब्रियम हमें तंग कब करेगा? जब हमारा डिसइक्विलिब्रियम नेगेटिव वाली साइड होगा। अगर वो डिसइक्विलिब्रियम पॉजिटिव है तो वो किसी भी कंट्री को तंग करेगा ही क्यों? सोचने वाली बात है। अगर हमारे पास सरप्लस है, हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व्स बढ़ ही रहे हैं, तो हमारी तो ग्रोथ ही हो रही है ना इकोनॉमी की, तो वो कोई बहुत वरी की चिंता वाली, मतलब वरी वाली बात तो है ही नहीं ना। वो तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पैसा आ रहा है। प्रॉब्लम तब है जब हमारा BOP नेगेटिव में है, तो वो चिंता का विषय है। तो ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, इसके रीजंस क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर्स। जब कभी भी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, जो कि मेजर रीजन है,
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, या फिर लार्ज स्केल एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स, हमने बहुत हेवी अमाउंट, हेवी मशीनरीज इंपोर्ट कर ली हो तो उससे एकदम से बड़े अमाउंट, करोड़ और रुपीस, छोटे मोटे फिगर से तो कुछ नहीं होता, ठीक है, कभी छोटे मोटे फिगर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े अमाउंट से। हाई डोमेस्टिक प्राइसेस विच लीड्स टू इंपोर्ट, हो सकता है डोमेस्टिक प्राइसेस इतने ज्यादा हो कि पीपल स्विच ओवर फ्रॉम डोमेस्टिक गुड्स टू इंपोर्टेड गुड्स, कि उनको लग रहा है कि भाई वो ज्यादा सस्ता है, उन जहां से मंगा लो, इंपोर्टेड गुड्स ले लो, वो ज्यादा सस्ते हैं। जैसे चाइनीज मार्केट क्यों कैप्चर कर गई थी इंडिया को, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते थे तो कैप्चर कर गए, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स महंगे थे। खादी के साथ भी यही हुआ, ब्रिटिशर्स ने भी यही किया था। तो सारी प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक चीजें अगर महंगी होंगी तो वो लोग सस्ते में कर देंगे। फिर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, इन जनरल बिजनेस एक्टिविटी में साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी में अगर इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं कि इकोनॉमी में एवरीथिंग गोइंग ऑन अ राइजिंग साइड, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत आ रहे हैं तो भी दिक्कत है, एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर्स आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम है। न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई एंड न्यू सब्स्टिट्यूट्स, हो सकता है कुछ न्यू सब्स्टिट्यूट्स आ गए हों जहां पे पीपल आर स्विचिंग, तो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हर कंट्री के हर एस्पेक्ट को तंग करती ही करती है, तो वो तो है ही एक मेजर रीजन। अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करें तो चेंज इन फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, वेरी ऑब्वियस कि आजकल इतनी तेजी से टेस्ट चेंज हो रहे हैं, फैशन चेंज हो रहा है, अब वो फैशन की चीज हमें कोई ऐसे ब्रांड में मिल रही है जो कि इम्पोर्टेड ब्रांड है तो हम वो लेंगे। लोग आईफोन के पीछे जा रहे हैं, आईफोन है तो इम्पोर्टेड है ना, जो इंडियन फोन्स है उसको लोग नहीं प्रेफर कर रहे, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का फर्क है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, हो सकता है हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो उसको जस्टिफाई ना कर पा रही हो, ठीक है, तो ये हमें कॉजेज मिल गए। तो हाउ टू करेक्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन करो, आप एक अपनी कंट्री में इस तरह के एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजरमेंट्स लो जिससे कि कोई भी इकोनॉमी ग्रो करे, मतलब पीपल विल बी एनकरेज्ड टू एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अपने यहाँ की करेंसी, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों, अब इन दोनों में डिफरेंस हम लोग वैसे तो फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है कि जब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं तो डेप्रिसिएशन होता है, तो ये फ्लेक्सिबल के केस में होता है और ये फिक्स्ड के केस में होता है। क्या डेलिबरेटली हो रहा है ना फिक्स्ड के केस में, डेप्रिसिएशन तो हम लोग हो रहे हैं ना, तो वो हम डिटेल में करेंगे ना जब वो आगे करेंगे चैप्टर। अभी फिलहाल के लिए हम ये कहते हैं कि दोनों का इम्पैक्ट सेम आता है, लेकिन जब डिवैल्यूएशन हो रहा है तो डिवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, जबकि डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। एक्सचेंज कंट्रोल या रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम ठीक कर सकते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल कर लें या इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लें या इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दें, जैसे कि इंपोर्ट पे टैक्सेस ज़्यादा लग जाएं, ड्यूटीज़ ज़्यादा लग जाएं, इंपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटीज़ लग रही हैं वो कम कर दें एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, लेकिन इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लग रही है वो बढ़ा दें जिससे कि इंपोर्ट को थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाए, ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कर सकते हैं। चैप्टर फिनिश हो गया है, आप लोगों की ड्यूटी ये है कि इस चैप्टर को, जिसके पास जो बुक है उस बुक में से इस चैप्टर को पढ़ लें, सो दैट आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक या ये लाइन पर्टिकुलर या कोई वर्ड हमें समझ में नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सको। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिक्स्ड ये फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर करेंगे। प्रमोशन कर सकते हैं कि आप इस चीज को एक्सपोर्ट करोगे तो इकोनॉमी, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, इंसेंटिव प्लान्स बना के। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।